हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत महान राजा के बारे में। आज भी हमारे देश में कई सारे पॉलिटिशियन अखंड भारत का सपना देखते हैं, तो ऐसे ही कोई राजा हुए थे जिन्होंने अखंड भारत का सपना देखा था और पहली बार एक यूनाइटेड इंडिया या पूरा एक किंगडम की स्थापना जिसने की थी। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राजा के बारे में जिनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। और जब भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात होती है तो उनके गुरु, उनके पॉलिटिकल गुरु चाणक्य के बारे में डेफिनेटली बात होती है। तो हम चाणक्य के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडिकोटस के नाम से जाना जाता है और ये नाम इन्हें ग्रीक ने दिया है। तो ग्रीक्स के साथ कैसे इनका पाला पड़ा, ग्रीक्स के साथ क्या इतिहास रहा है, तो इसके ऊपर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। और ये जो कंट्रोवर्सी है, अलेक्जेंडर ग्रेट, हम सिकंदर महान कहते हैं, क्या केवल सिकंदर महान हुए थे? क्यों इन्हें महान कहा जाता है? क्या चंद्रगुप्त मौर्य महान नहीं थे या दूसरे जो राजा हैं वो महान नहीं थे? तो ये महान का टाइटल आखिरकार क्यों है, उसके ऊपर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ MCQ हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनके आंसर भी आपको हमें करने और क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में करेंगे। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगते हैं वो आप नोट डाउन करते जाइएगा। हम यहाँ पे बायोग्राफी डिस्कस करने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर। चंद्रगुप्त मौर्य के अलावा हम चाणक्य, अलेक्जेंडर ग्रेट के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अखंड भारत के बारे में। तो ये है अखंड भारत, और अखंड भारत में आप देखेंगे आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत का रीजन, बांग्लादेश, म्यांमार, बर्मा तक यहाँ पर शामिल है, श्रीलंका शामिल है। ये पूरा अखंड भारत है और आज भी कई सारे पॉलिटिशियन जो हैं वो अखंड भारत का सपना देखते हैं। अखंड भारत का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कोई लेकर आया था तो वो लेकर आए थे चाणक्य। और चाणक्य जिन्हें मास्टरमाइंड भी कहा जाता है, आप इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। कौटिल्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, बट इनका एक्चुअली नेम विष्णुगुप्त था। इन्होंने अखंड भारत का आइडिया ओरिजिनेट किया था, अखंड भारत का कॉन्सेप्ट रखा था और इन्होंने कहा था कि सेंट्रल पावर एक राजा के पास होनी चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो राजा के पास होना चाहिए और पूरे भारत पे, अखंड भारत पे एक राजा का ही यहाँ पे प्रशासन होना चाहिए। तो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट रखने वाले थे चाणक्य, और चाणक्य की मदद से ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अब चंद्रगुप्त मौर्य का अगर हम इतिहास देखते हैं तो सही जानकारी कहीं भी नहीं मिलती। इनके जन्म के बारे में, इनके निधन के बारे में कहीं भी कंप्लीट डेटा हमें देखने को नहीं मिलता। अलग अलग सोर्सेज, अलग अलग टेक्सेस से हमको अलग अलग जानकारी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बौद्ध टेक्स्ट देखते हैं तो बौद्ध टेक्स्ट में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है कि क्षत्रिय क्लेन से ये बिलोंग करते थे और एक क्षत्रिय थे। वहीं अगर हम ब्राह्मण टेक्स्ट की बात करते हैं तो ब्राह्मण टेक्स्ट में चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वो एक शूद्र बताया गया है। और ऐसा इसलिए बताया गया है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में जैन धर्म को स्वीकार किया था, जैन धर्म को एडॉप्ट कर लिया था। इनके जो बेटे थे बिंदुसार, उन्होंने आजीवन सेक्ट को स्वीकार किया था और वहीं उनके जो ग्रैंडसन थे अशोक, उन्होंने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया था। तो इसलिए ब्राह्मण टेक्स्ट से बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो एक शूद्र थे, जबकि ब्राह्मण जो आपका बौद्ध टेक्स्ट है उसमें बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो एक क्षत्रिय थे। अब जो भी बातें हैं, हमको अलग अलग जानकारी अलग अलग सोर्सेज से मिलती हैं। अभी हम सोर्सेज के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर देख सकते हैं। ये पूरा चंद्रगुप्त मौर्य का किंगडम है और इनकी जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र बताई जाती है। पाटलिपुत्र जो कि मगध की कैपिटल हुआ करती थी और मगध की कैपिटल को ही कैप्चर करने के बाद पाटलिपुत्र पर जो है वो अपना राज्य विस्तार किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो मगध जो महाजनपद था उस समय का सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल महाजनपद बताया जाता था। तो मगध की कैपिटल ही थी पाटलिपुत्र। तो ये पूरा आप मैप देख सकते हैं जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत का नक्शा हुआ करता था, जिसे हम अखंड भारत कहते हैं। यहाँ पर जो रीजन आपने छोड़ के रखा है ये कलिंग का रीजन है, क्योंकि आप लोग जब अशोक के बारे में बात करते हैं, सम्राट अशोक के बारे में, तब आप कलिंग के बैटल के बारे में चर्चा करते हैं। और हम अगला जो वीडियो लेकर आएंगे वो सम्राट अशोक पे बात करेंगे, तब हम कलिंग के बैटल पे चर्चा करेंगे। अगर आप इस कलिंग के रीजन को छोड़ दें और साउथ इंडिया, जो सदर्न इंडिया का रीजन है जहाँ पे चेल, चोर, पांड्य राजाओं का विस्तार था, अगर उस रीजन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे रीजन को कैप्चर किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और इनकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी। ठीक है,
अगर इनके पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं तो बताया जाता है इनके फादर का नाम जो है वो सरवर्त सिद्धि मौर्य था और इनकी माता का नाम मूरा मौर्य था, और मूरा के नाम पर ही शायद इन्होंने अपने एम्पायर का नाम, अपने किंगडम का नाम जो है वो मौर्य एम्पायर रखा था, ऐसी बातें बताई जाती हैं। ठीक है, इनके बेटे का नाम बिंदुसार था और इनके ग्रैंड सन जो थे उनका नाम अशोक था। इनकी 2 शादियां हुई थी। फर्स्ट वाइफ जो थी वो दूरधरा थी और सेकंड वाइफ जो बताई जाती है वो हेलेना बताई जाती है, जो कि सेलिकस निकेटर की बेटी थी। अभी हम उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अब अगर हम थोड़े बहुत सोर्सेज के बारे में बात करते हैं तो हमें कई सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर हम मौर्य एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इसके प्रशासन के बारे में बात करते हैं तो हमें अर्थशास्त्र से जानकारी मिलती है। और अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? इस बुक को लिखा था कौटिल्य ने, जिनको हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। फिर मैगस्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एम्बेसडर था सेलिकस निकेटर का। और मैगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है इंडिका, और इंडिका से भी हमें इंडिया के लोग और इंडिया में जो वर्ण व्यवस्था थी उसके बारे में जानकारी हमें मैगस्थनीज की इंडिका से देखने को मिलती है। वहीं आप अगर विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस पे जाते हैं तो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस से भी हमको मौर्य एम्पायर के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस से हमको जानकारी मिलती है किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के राजा धनानंद को हराया था और मौर्य एम्पायर की शुरुआत की थी। वहीं हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं, शिलालेख, अभिलेख भी मिलते हैं, जहां से हमें मौर्य एम्पायर की जानकारी मिलती है, जैसे कि ग्रेट अशोक का इंस्क्रिप्शन, उससे हमें मौर्य पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं, और जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन का संबंध रुद्रदामन से है, और इस इंस्क्रिप्शन में बताया गया है सुदर्शन लेक के बारे में। ये आप देख सकते हैं पिक्चर, सुदर्शन लेक जो कि जूनागढ़ में है। और बताया जाता है कि इस सुदर्शन लेक को पुष्पगुप्त ने बनवाया था, और पुष्पगुप्त जो थे वो गवर्नर थे चंद्रगुप्त मौर्य के। वहीं अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है जो गिरनार हिल पे मिलते हैं जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में, और आपका थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में जो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं वहाँ से हमें जानकारी मिलती है मौर्य एम्पायर के बारे में। मतलब जूनागढ़ और आपका ये जो सिंध का रीजन है, अफगानिस्तान का कुछ रीजन है, यहाँ पर मौर्य एम्पायर फैला हुआ था। अगर हम परिशिष्ट पर्वन के बारे में बात करते हैं जो कि जैन टेक्स है, उससे भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी चाणक्य ने, और नंद किंग को, नंदा डायनेस्टी के जो किंग थे धनानंद, उनको हराया था, डिफीट किया था, और मगध एम्पायर को एक्वायर किया था और मौर्य एम्पायर की नींव रखी थी। ये जानकारी भी हमें परिशिष्ट पर्वन मतलब एक जैन टेक्स्ट से जानकारी मिलती है। ठीक है, अब आगे कुछ और जानकारियां हैं वो हम देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने मौर्य एम्पायर की नींव रखी थी। एक्चुअल स्टोरी क्या है इनके ओरिजिन की, इनका बर्थ कहाँ हुआ, कब हुआ, इसके बारे में अलग अलग जानकारी, कोई भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। जैसे कि बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है, बुद्ध टेक्स्ट जो है, जहाँ हम महाभाष और दीपभाष के बारे में, दीपवंश के बारे में, महावंश और दीपवंश के बारे में बात करते हैं, यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इन्फॉर्मेशन हमको ये मिलती है कि क्षत्रिय क्लेन से बिलोंग करते थे, मौर्यन ब्रांच ऑफ साक्य, और इनका जन्म जो है वो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के पिपली वन में हुआ था। ऐसी जानकारी हमें बुद्ध टेक्स्ट से मिलती है। वहीं मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त का है, मुद्रा राक्षस, वहाँ से हमें जानकारी मिलती है कि वृषाल या कुलीन वर्ग से बिलोंग करते थे चंद्रगुप्त मौर्य। और आपका ग्रीक अगर लिटरेचर की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य को वहाँ पर सेंडिकोटस कहा गया है। ठीक है, अगर हम जैन टेक्सेस के बारे में थोड़ी और बात करते हैं तो ऐसा बताया जाता है कि चंद्रगुप्त जब 12 साल का अकाल पड़ा था, उस 12 साल के अकाल से बहुत प्रभावित हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य, और वो श्रवणबेलगोला चले जाते हैं, और वहाँ पे भद्रबाहु उनके गुरु होते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के 2 गुरु बताए जाते हैं, एक पॉलिटिकल गुरु है जो कि चाणक्य हैं, और एक रिलीजियस गुरु है जिन्हें भद्रबाहु कहा जाता है। तो भद्रबाहु से दीक्षा लेते हैं जैन धर्म की, और जैन धर्म को अडॉप्ट कर लेते हैं, और फिर वहाँ पर ही श्रवणबेलगोला में ये रहते हैं, अपने शासन को त्याग देते हैं और अपना शासन, अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, अपना पूरा किंगडम अपने बेटे को सौंप देते हैं, और श्रवणबेलगोला में जाके जो संलेखना विधि होती है, संलेखना विधि से अपने प्राणों को त्याग देते हैं। ऐसा हमको जैन टेक्स्ट से भी इंफॉर्मेशन मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं, ऐसा बताया जाता है, कुछ टेक्स्ट से हमें ऐसी जानकारी मिलती है कि एक साधारण बालक होते हैं, एक साधारण बालक होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और काफ़ी प्रतिभाशाली होते हैं, काफ़ी बहादुर होते हैं, और इनकी मुलाकात चाणक्य से होती है।
और चाणक्य बताया जाता है कि 1000 कॉइन इनकी माता को देते हैं और अपने साथ इन्हें तक्षशिला ले जाते हैं और तक्षशिला में इनको एजुकेट करते हैं, इनको ट्रेनिंग देते हैं, वॉर टैक्टिक्स सिखाते हैं और फिर चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो फाइट करते हैं घनानंद से। ठीक है, घनानंद यहाँ पे बताया जाता है कि मगध की कैपिटल पाटलिपुत्र होती है और डायरेक्टली ये कहाँ पर हमला कर देते हैं, पाटलिपुत्र में, जहाँ पर इनकी हार होती है चंद्रगुप्त मौर्य की, और वो लोग वहाँ से भागकर आ जाते हैं। तो जब ये जंगलों में भटक रहे होते हैं तो वहाँ पर उनको एक सीन दिखाई देता है, एक पिक्चर दिखाई देती है। पिक्चर मतलब एक इंसिडेंट इनके साथ ये होता है कि एक माता होती है जो अपने बच्चे को डांट रही होती है। वो माता अपने बच्चे को इसलिए डांट रही होती है कि वो बच्चा जो गरम गरम रोटी चपाती होती है उसको बीच से तोड़ता है और वो जल जाता है। इस बात पे उसकी माता चिल्लाती है कि तुम चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की तरह मतलब उनकी तरह व्यवहार कर रहे हो। तुम रोटी को अगर बीच से फाड़ोगे उसको तो उसकी जो भाप होगी उससे आप तुम्हारा हाथ जल जाएगा, तो तुम्हें ज़रूरत है कि रोटी को तुम साइड से अलग करो। तो ये बात यहाँ पे सीखते हैं चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य, और इस मदर को वो थैंक्स कहते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि अगर इनको किसी किंगडम को हराना है तो किंगडम की कैपिटल पे आपको अटैक नहीं करना है। किसी भी किंगडम की अगर कैपिटल होती तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्सेस होती हैं, तो अगर आप वहाँ पर अटैक करोगे तो आपकी हार निश्चित है। आपको आजू बाजू के छोटे छोटे जो क्लैन हैं उनको पहले जीतना है, आसपास के राजाओं से मदद लेनी है, और जब आपकी ट्रूप बहुत शक्तिशाली हो जाए तब आप उस किंगडम को एक्वायर करो। तो यहाँ पर एक लंबी फाइट होती है घनानंद के बीच में, जो कि नंद एम्पायर का लास्ट राजा होता है, और उसे डिफीट करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की मदद से 321 बीसी में, और मौर्य किंगडम या मौर्य डायनेस्टी की नींव रखते हैं। ठीक है, जो मौर्य एम्पायर होता है वो 321 बीसी से 185 बीसी तक का समय ये देखता है। इसके बाद 185 बीसी में आप देखेंगे कि मौर्य एम्पायर का पतन हो जाता है। अब यहाँ पे मौर्य एम्पायर जो है वो इंडस रिवर से आपको गंगा रिवर और कावेरी रिवर, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, अफगानिस्तान से लेके आपको वेस्ट बंगाल तक, ये पूरा रीजन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मौर्य एम्पायर का। और ये फर्स्ट टाइम यूनिफाइड है हमारे देश का। ऐसा नक्शा आपको पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही देखने को मिलेगा, जहाँ पर इतनी सारी टेरिटरी को मर्ज करके एक अखंड भारत बनाया गया है, और इनकी कैपिटल क्या होती है, पाटलिपुत्र होती है। अब इतना बड़ा किंगडम है, आपको बहुत सारी सेना रखनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन चलाना होगा, तो सेंट्रल पावर जो थी वो किंग के हाथों में थी। इन्होंने बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण करवाया, जो आपकी खेती व्यवस्था थी, क्योंकि चाणक्य का कहना था किसी भी राज्य की जो नींव होती है वो वहाँ पर एग्रीकल्चर होती है, फार्मिंग होती है, तो प्रॉपर एग्रीकल्चर लैंड को मापने के लिए इन्होंने व्यवस्था की थी। ठीक है, नए नए टैक्सेस को इम्पोज किया था, बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग वगैरह बनवाई थी। तो ये सारे काम जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुए थे, और ये सारी जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र जानकारी मिलती है। अब चंद्रगुप्त मौर्य जब घनानंद से फाइट कर रहे हैं, ठीक है, और बैकग्राउंड में एक और स्टोरी चल रही है, और वो स्टोरी चल रही है अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में। आइए इनके बारे में थोड़ी सी बातें हम कर लेते हैं। हालांकि अलेक्जेंडर ग्रेट और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में 5 से 7 साल का आपको अंतर देखने को मिलेगा। अलेक्जेंडर के द्वारा ये जो पूरा एम्पायर बनाया गया है इसे मैसेडोनियन एम्पायर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका जन्म जो है वो 356 बीसी में, 356 बीसी। अच्छा, बीसी को हम बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, और आजकल हम बीसी की जगह बीसीई टर्म का यूज करने लगे हैं। इस बात को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 356 बीसी में आपको इनका जन्म होता है, किसका, किंग ऑफ मैसेडोनिया का, और 20 साल की उम्र में ये राजा बन जाते हैं। और धीरे धीरे आप देखेंगे यहाँ पर मैसेडोनिया से आप देखिए किस तरीके से इजिप्ट हो गया, टर्की, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, है ना, और आप हिंदू कुश तक, झेलम रिवर तक आप किस तरीके से पहुंच गए हो, और ये पूरा का पूरा मैसेडोनिया एम्पायर है। ऐसा बताया जाता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट मतलब सिकंदर महान कभी भी कोई सा बैटल नहीं हारा है। तो आइए हम थोड़ी सी बातें अलेक्जेंडर ग्रेट के बारे में करते हैं, जिससे हमें एक लिंक देखने को मिलेगी किस तरीके से ग्रीक लिटरेचर में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपको देखने को मिलेगा। तो अलेक्जेंडर का जो समय बताया जाता है वो 356 से 323 बीसी के बीच में बताया जाता है। अलेक्जेंडर का जन्म 356 बीसी में एंशिएंट ग्रीस में हुआ था, और 20 साल की उम्र में ये गद्दी पे बैठते हैं। इनके जो पिता होते हैं वो किंग फिलिप होते हैं। किंग फिलिप सेकंड की मृत्यु के बाद अलेक्जेंडर जो है वो गद्दी पे बैठते हैं, और आने वाले 10 सालों तक ये बहुत बड़ा कैंपेन शुरू करते हैं, और
वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका तक का पूरा जो लार्ज पार्ट है उसको एक्वायर कर लेते हैं। 330 बीसी में इनकी लड़ाई डोरियस थर्ड के साथ होती है और डोरियस थर्ड को ये हराते हैं बैटल ऑफ गौगामेला में। और उसके बाद आज का जो अफगानिस्तान है उसको एरिया को एक्वायर कर लेते हैं, काबुल वैली के रीजन को एक्वायर कर लेते हैं और हिंदू कुश्ते होते हुए ये भारत की टेरिटरी में पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं ये इनका जन्म स्थान है पहला, एंशियंट ग्रीस। ये अलेक्जेंड्रिया जगह है, यहाँ पर आप देखेंगे टर्की, ईरान, इराक, ठीक है, बेबीलोन आप देख सकते हैं, बगदाद आज के समय का बगदाद, और ये पूरा अफगानिस्तान, काबुल, और ये इंडस रिवर के रीजन तक ये पहुंच चुके हैं। ठीक है, इंडस रिवर को भी इन्होंने क्रॉस कर लिया है। अब यहाँ पर बात आती है झेलम रिवर के बारे में, इंडिया के कैंपेन के बारे में। अब यहाँ पे इतना सारा रीज़न तो इन्होंने एक्वायर कर लिया है, अब इनकी नज़र कहाँ पर है, इंडिया में है कि इंडिया के रीजन को भी अब एक्वायर करना है। ठीक है, इंडिया के रीजन को भी एक्वायर करना है। तो अलेक्जेंडर जो है वो इंडस रिवर को क्रॉस कर लेते हैं और इंडस रिवर को क्रॉस करने के बाद ये झेलम रिवर तक पहुंचते हैं। अब यहाँ पे जो किंग ऑफ तक्षशिला होते हैं, किंग ऑफ तक्षशिला जो है वो सरेंडर कर देते हैं, लेकिन वहीं पे झेलम रिवर के पास एक और किंगडम होता है, वहाँ पर राजा होते हैं पोरस, और पोरस जो राजा होते हैं वो सरेंडर करने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हम लड़ाई करेंगे अलेक्जेंडर से। और यहाँ पर राजा पोरस के बीच में और अलेक्जेंडर के बीच में एक बैटल होती है जिसे हम बैटल ऑफ हाइडस्पीस के नाम से जानते हैं। हाइडस्पीस ग्रीक लिटरेचर में से झेलम रिवर कहा जाता है और झेलम रिवर के किनारे ये बैटल होती है राजा पोरस के बीच में और अलेक्जेंडर ग्रेट के बीच में, जिसमें राजा पोरस की हार हो जाती है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि राजा पोरस से अलेक्जेंडर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं और इनके साथ एक किंग की तरह बिहेव किया जाता है और बाद में बताया जाता है कि उनके किंगडम को इन्हें लौटा दिया जाता है। अब सच्चाई क्या है ये हमें नहीं पता। तो यहाँ पर आप पोरस के साथ, यहाँ पे राजा पोरस के साथ आप देख सकते हैं ये बैटलफील्ड है जहाँ पर ये लड़ाई अलेक्जेंडर और राजा पोरस के बीच में होती है। हाइडस्पीस का बैटल इसे कहा जाता है। लगभग 326 बीसी के आसपास ये बैटल होता है। अब ये आगे बढ़ती है, अलेक्जेंडर की सेना और ब्यास रिवर तक पहुँचती है। ब्यास रिवर तक पहुँचती है तो ब्यास रिवर को क्रॉस करने से अलेक्जेंडर की सेना मना कर देती है। अब कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इतने लंबे समय से अलेक्जेंडर की जो सेना थी वो अपने घर वालों से दूर थी, इतने लंबे समय से ये लड़ाई करते, पिछले 10 सालों से बैटल करते हुए आ रही थी, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, और यहाँ अब ब्यास रिवर तक पहुँची तो काफ़ी थक चुकी है अलेक्जेंडर की सेना और वो ब्यास रिवर को क्रॉस करने से मना कर देती है और अलेक्जेंडर की सेना कहती है कि अब वो वापस अपने घर जाना चाहते हैं। कुछ हिस्टोरियन ये बताते हैं, लेकिन सब हिस्टोरियन का नज़रिया अलग होता है। तो कुछ हिस्टोरियन का ये कहना है कि जब पोरस के साथ लड़ाई होती तो पहली बार अलेक्जेंडर की सेना एलिफेंट से मुकाबला करती है, क्योंकि पोरस की जो सेना होती है उसमें बड़े बड़े हाथी होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है अलेक्जेंडर की सेना कि इतना बड़ा एनिमल, इसको कितने डिसिप्लिन तरीके से आप किसी बैटल में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा बताया जाता है, एक तो बहुत छोटे राजा होते हैं पोरस, वहीं नंद जो एम्पायर होता है, जो घनानंद की सेना होती है वो बहुत बड़ी होती है, मगध एम्पायर बहुत बड़ा होता है। बताया जाता है कि 3000 से ज़्यादा वॉर एलिफेंट, 2 लाख से ज़्यादा इन्फेंट्री जो है वो घनानंद के पास होती है और जो अलेक्जेंडर की सेना है वो घनानंद की सेना से डरी हुई है, इसलिए वो व्यास रिवर को क्रॉस करने से मना कर देती है। कुछ हिस्टोरियन का ऐसा भी मानना है। अब जो भी रीज़न था, अलेक्जेंडर की जो सेना है वो व्यास रिवर को क्रॉस नहीं करती और ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब वापस अपने शहर, अपनी सिटी ये लोग वापस लौटेंगे। तो यहाँ पर 2 अलग अलग रास्तों से जो है अलेक्जेंडर की सेना लौटती है वापस। ठीक है, एक मैसेडोनिया से होते हुए जाती है सी के रास्ते और दूसरी मकरान कोस्ट से जो है पैदल सेना गुजरती है। अब जब लौट रही होती है अलेक्जेंडर की सेना तो बेबीलोन, जिसको आज के समय का हम बगदाद कहते हैं, वहाँ पर अलेक्जेंडर की तबीयत खराब हो जाती है और उनका निधन 324 बीसी में, और कुछ बुक के हिसाब से 323 बीसी में जो है वो अलेक्जेंडर का निधन हो जाता है। ठीक है, अलेक्जेंडर का निधन हो जाने के बाद अब इनका एम्पायर तो इतना बड़ा है, इनका राज तो कितना बड़ा है, ये बात हमें पता है। अब इनके जो अलग अलग गवर्नर्स होते हैं उनके बीच में बैटल शुरू होती हैं और अलेक्जेंडर के किंगडम को वो अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लेते हैं, अलग अलग गवर्नर। तो सेल्यूकस निकेटर के हिस्से में जो राज जाता है उसकी सीमा मौर्य एम्पायर से लगती है। अभी मैं आपको उसे मैप में दिखाती हूँ। तो ऐसा बोला जाता है कि सिकंदर महान जो थे उन्होंने किसी भी बैटल को नहीं हारा और बहुत बड़े मैसेडोनियन किंगडम की स्थापना की थी। तो ग्रीक जो लिटरेचर है या एंशियंट जो लिटरेचर है उसमें सिकंदर को द ग्रेट, द महान बताया गया है। ऐसा नहीं केवल सिकंदर को ही महान बताया गया है, अगर आप इंडियन लिटरेचर देखते हैं तो अशोक,
अकबर, राजा राज चोला, राजेंद्र चोला, इन सभी राजाओं के सामने भी ग्रेट या महान शब्दों का उपयोग किया गया है। ये सब बातें एंशिएंट लिटरेचर में है, लेकिन आज के जो हिस्टोरियन, आज के जो इतिहासकार भारत के इतिहास को लिखते हैं, वहाँ पे राजा को सेंटर नहीं बनाया जाता कि राजा के बारे में, राजा की विशेषताओं के बारे में ही बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है। आज के इतिहासकार जो बातें लिखते हैं वो राजा को सेंटर में ना लेते हुए सभी विषयों पर देखते हैं, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, वहाँ के पॉलिटिक्स के बारे में, वहाँ की वर्ण व्यवस्था के बारे में, वहाँ के मजदूर ग्रामीण वर्ग के बारे में भी आज के इतिहासकार लिखते हैं। इसलिए किसी भी राजा को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता आज के इतिहासकारों के द्वारा कि उन्हें ग्रेट बताया जाए। पहले राजा को सेंटर में रखते हुए राजा के बारे में ही बताया जाता था, इसलिए बताया गया है कि अलेक्जेंडर ने कभी भी कोई बैटल नहीं हारी। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं गुप्ता पीरियड को हम स्वर्णिम काल कहते हैं, तो यहाँ पे आजकल के इतिहासकार ये प्रश्न भी उठाते हैं, क्या वाकई में वो स्वर्णिम काल था, कि सभी वर्गों के लिए स्वर्णिम काल था, या कुछ वर्गों के लिए ही वो स्वर्णिम काल था, कि उस समय के गरीबों के पास भी बहुत पैसा हो गया था। तो इस पे भी काफ़ी डिबेट देखने को मिलती है। तो ये यहाँ पे एक ये मुद्दा हमेशा से चलता आया है कि सिकंदर को महान क्यों कहा जाता है। अब यहाँ पर आप पूरा ये टेरिटरी देख सकते हैं जो सिकंदर महान की हुआ करती थी, और जैसा कि मैंने कहा कि इनके जो गवर्नर थे उन्होंने छोटे छोटे किंगडम्स में बांट लिया। ये सेल्यूकस निकेटर का एम्पायर है और जिसकी बाउंड्री मौर्यन एम्पायर से आपको देखती हुई लगती है। तो सेल्यूकस निकेटर के सामने दो चुनौतियां हैं। पहला तो यहाँ पर ये बैटल चल रही होगी, जो दूसरे गवर्नर हैं उनके साथ ये बैटल चल रही होगी, और एक बैटल वो यहाँ पर करना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि अब भारत का जो कैंपेन अलेक्जेंडर ग्रेट ने बीच में छोड़ दिया था और वापस लौट गए थे, भारत के कैंपेन को कंप्लीट करना चाहते हैं और इंडियन टेरिटरी को भी एक्वायर करना चाहते हैं, और जहाँ पे मौर्य एम्पायर है। इसलिए इनकी जो भिड़त होती है, इनकी जो बैटल होती है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होती है, सेल्यूकस निकेटर की। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर की जो बैटल होती है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होती है, और ये घटना लगभग 305 बीसी के आसपास की बताई जाती है। ठीक है, तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजय होती है और सेल्यूकस निकेटर यहाँ पर हार जाते हैं। और जब सेल्यूकस निकेटर हार जाते हैं तो बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक्वायर कर लिया बलूचिस्तान, ईस्टर्न अफगानिस्तान का रीजन, और वेस्ट ऑफ द इंडस रिवर का रीजन जो है वो सेल्यूकस निकेटर से एक्वायर कर लिया है। और सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी होती है उसकी शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होती है, ऐसा हमें ग्रीक लिटरेचर से पता चलता है। बदले में सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी 500 एलिफेंट जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य देते हैं। मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैट्रिमोनियल अलायंस की शुरुआत हो जाती है, शादी विवाह के संबंधों की शुरुआत यहाँ पर हो जाती है। तो सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी यहाँ पर दिए जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ये वॉर एलिफेंट होते हैं और ये वॉर एलिफेंट काफ़ी मदद करते हैं सेल्यूकस निकेटर की। जैसा कि मैंने कहा था कि जो निकेटर का एम्पायर है यहाँ पर दूसरे गवर्नर के साथ भी इनको फाइट करनी पड़ रही है। तो इस फाइट में जो सेल्यूकस निकेटर होते हैं, बैटल ऑफ इपसस में इन वॉर एलिफेंट का यूज़ किया जाता है। सेल्यूकस निकेटर अपना एक एम्बेसडर जिसका नाम होता है मेगास्थनीज, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज रहता है, इंडिया के लोगों के बारे में, इंडिया की उस समय जो व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था थी उसके बारे में ये लिखता है। और इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। तो इंडिका पुस्तक से हमें मौर्य एम्पायर के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इतनी चीज़ें। अब बात कर लेते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ जैनिज्म। तो इस तरीके से एक अखंड भारत बनाया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। फिर जैसा कि मैंने कहा 12 साल का अकाल पड़ता है और उसके बाद ये श्रवणबेलगोला चले जाते हैं, वहाँ भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेते हैं और संलेखना पद्धति के बाद जो है अपना प्राण त्याग देते हैं। और अब मौर्य एम्पायर पे चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार रूल करेंगे, और बिंदुसार के बाद द ग्रेट अशोक आएंगे। तो अशोक के बारे में हम अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में ज़्यादा जानकारी हमको नहीं मिलती कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, या इनकी मृत्यु कब हुई। तो ये जानकारी हमें उतनी डिटेल नहीं मिलती, लेकिन अलग अलग हिस्टोरियन ने अलग अलग बातें कही हैं। जैसे कि इरफान हबीब और विवेकानंद झा ने बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का समय 322 से लेकर 298 बीसी के आसपास था। वहीं उपेंद्र सिंह बताते हैं कि इनका समय 324 या फिर 321 बीसी से 297 बीसी के आसपास था। तो अलग अलग हिस्टोरियन ने इनका समय अलग अलग बताया है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कि इनके पॉलिटिकल गुरु चाणक्य थे, और चाणक्य की मदद से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद डायनेस्टी के राजा को हरा के मौर्य एम्पायर की शुरुआत की थी। तो चाणक्य
चाणक्य का एक्चुअली नेम विष्णुगुप्त था, जिन्हें हम कौटिल्य भी कहते हैं, और तक्षशिला के एक टीचर थे। और जब इन्होंने घनानंद को हरवाया और प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, ये बिंदुसार के रूल में भी और चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी। और इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है, जिसमें मौर्य एम्पायर के बारे में हमें उसकी इकोनॉमिक और मिलिट्री स्टडीज के बारे में पता चलता है। इनकी जो बुक थी उसमें 15 बुक्स हैं, जिनमें 180 चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसमें डिप्लोमेसी ऑफ वॉर, क्रिमिनल एंड सिविल लॉ के बारे में भी जानकारी मिलती है। चाणक्य को इंडिया का मैकियावेली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अब हम बात करते हैं कुछ एमसीक्यू के बारे में। इसके अलावा मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि एसएससी कोर्स लॉन्च हो चुका है विद टेस्ट सीरीज़, जो कि परचम के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इस कोर्स को और टेस्ट सीरीज़ को परचेस कर सकते हैं। कोई भी कोर्स या टेस्ट सीरीज़ आप परचेस करते हैं तो पूजा 10 आप कोड यूज़ करेंगे, जिससे आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट वहाँ पर मिल जाएगा। सो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट टू रूल ओवर मगध। तो मगध, जो कि उस समय का सबसे बड़ा महाजनपद माना जाता है, तो मगध पे रूल करने वाली पहली डायनेस्टी कौन सी थी? तो हर्यक डायनेस्टी थी। कौन सी थी? हर्यक डायनेस्टी थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ हर्यक डायनेस्टी। तो हर्यक डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? अब यहाँ पर बिंदुसार और बिंबिसार में लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। हर्यक डायनेस्टी के फाउंडर जो थे वो बिंबिसार थे। बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। नेक्स्ट है, हु वॉज द किंग ऑफ नंद डायनेस्टी व्हेन अलेक्जेंडर अटैक इन इंडिया इन 326 BC। जब अलेक्जेंडर ग्रेट ने इंडिया पे अटैक किया था, उस समय नंद डायनेस्टी के राजा कौन थे? तो आंसर हो जाएगा धनानंद। कौन थे? धनानंद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और एक स्टोरी ऐसी भी बताई जाती है कि जब अलेक्जेंडर ग्रेट इंडिया पे हमला कर रहे थे, मतलब इंडिया के रीजन पे अटैक कर रहे थे, तब चाणक्य जो है वो धनानंद के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप अपनी सेना को भेजिए। तो धनानंद जो है वो चाणक्य की बेइज्जती कर देते हैं और चाणक्य उसके बाद ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो नंद एम्पायर को ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है। कहीं कहीं ये जानकारी भी हमको देखने को मिलती है। सेलिकस ने मेगास्थनीज को एम्बेसडर बना के किसके कोर्ट में भेजा था? तो सेलिकस ने मेगास्थनीज को अपना एम्बेसडर बना के चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था और इसने ही इंडिका नाम की पुस्तक की रचना की है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विशाखदत्त की जो रचना है वो गुप्ता पीरियड के समय की गई है, जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। ठीक है, और इसमें ही आपको जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरीके से नंद एम्पायर को डिफीट किया था। तो विशाखदत्त की रचना कौन सी है? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग लिटरेसी सोर्स मेंशन 7 कास्ट सिस्टम एंड एब्सेंस ऑफ स्लेवरी इन मौर्यन एम्पायर। तो किस बुक में बताया कि 7 कास्ट सिस्टम थे मौर्य एम्पायर में और दास प्रथा नहीं थी? तो ये बात हमें इंडिका से पता चलती है। उनको ऐसा हिस्टोरियन बताते कि उनको कुछ भ्रम हो गया है। 7 कास्ट सिस्टम तो कभी भी हमारे देश में नहीं थी, लेकिन शायद वो समझ नहीं पाए और उन्होंने हर एक वर्ग को एक अलग अलग कास्ट बता दिया, ऐसी सोर्सेस कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेसी सोर्स दैट रिवील द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ मौर्यन पीरियड। तो किस बुक से हमें इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन मौर्यन पीरियड की पता चलती है? यहाँ पर 4 बुक्स मेंशन है। जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ये भी बताइएगा कैसा लगा आज का आपको सेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम सम्राट अशोक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर।